नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम कल घोषित हो गया। प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई। आज दूसरा दिन है। हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समानता दल का जहाँ तक मुझे जानकारी है वह बीजेपी के पक्ष में थी। एन वक्त कुछ समय पहले सपा को बिना शर्त समर्थन दिया गया। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि मैं चुनाव के दिन चुनाव देने से पूर्व घर पर था और जब मेरे घर जो समाचार पत्र आता है, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज उन तमाम अखबार दो चार पत्र अपने हिसाब से मंगा लेता हूँ मैं। जब मैं पन्ना को खोलना शुरू किया तो देखा कि पूरे अखबार में बीजेपी के विज्ञापन थे। वोट दे करके आया, फिर देखा, हमने कहा थोड़ा टीवी देख लेते हैं। जैसे टीवी चैनल का शुरुआत किया मैं कि कुछ समाचार देख लिया जाए, क्या स्थिति है प्रदेश की, तो देखा कि साक्षात्कार चल रहा है सत्ता दल लोगों का। सवाल उठता है कि क्या हमारा चुनाव आयोग इतना कमज़ोर हो गया है? हम इस बिंदु पे बात करेंगे। संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए चाणक्य न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, क्या हम शुरुआत करते हैं इसे? आप तो बीजेपी के साथ भी रहे, बीजेपी के विरोध में भी रहे, दोनों टेस्ट है आपको। तो क्या आपको लगता है जो चुनाव है, हमारा चुनाव आयोग, पहला सवाल है आपसे, इतना कमज़ोर हो गया है कि वो सत्ता पक्ष पर लगाम नहीं लगा सकता है? या अगर पोस्टर बैनर उतार दिए जाते हैं तो फिर अखबार के विज्ञापनों का क्या मतलब? देखिए, यह कहने में कोई मुझे झिझक नहीं है। चुनाव आयोग विगत कुछ चुनावों से जो देखने में आ रहा है, वह जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और जनता इस चीज को देख रही है और निश्चय ही सत्ता से प्रभावित दिखाई पड़ता है। यदि चुनाव आयोग या देश के जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र जो संस्थान हैं जी, यदि वो अपना विश्वास खोएंगे तो निश्चय ही लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होगा। और इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए यह जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग हो चाहे और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह निष्पक्षता के साथ बिना किसी पक्ष विपक्ष के प्रभावित हुए अपना काम करे तो लोकतंत्र में उनकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। मैं एक कह रहा हूँ कि अगर पोस्टर बैनर उतार दिए गए, आचार संहिता लागू हुई, पोस्टर बैनर उतार दिए गए, फिर अखबारों में विज्ञापन, टीवी में विज्ञापन का क्या मतलब? यह जो इसका सीधा मतलब है मेरे ख्याल से कि अगर जो कमजोर प्रत्याशी है, जैसे गांव का गरीब है, गुरु है, निरहु है, करीम है, मरीम है, जो भी XYZ है, अगर उसके पास विज्ञापन का पैसा नहीं है तो क्या उसका प्रचार तो नहीं जाएगा? अब देखिए भाई, चुनाव तो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हो रहा है जी, और यह चुनाव आचार संहिता जी, का खुला उल्लंघन है। जी। जब चुनाव प्रचार किसी भी चरण में 24 घंटे पहले बंद कर दिए जाते हैं तो निश्चय ही उस चरण में किसी भी दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति का इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर नहीं आना चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं आना चाहिए। और जिस दिन मतदान हो रहा हो उस दिन दूसरे तीसरे चौथे किसी भी चरण में आप जनता से वोट देने की अपील
जनसभाओं के माध्यम से करते हैं तो निश्चय ही चुनाव प्रभावित होता है और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका संज्ञान चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा है और क्यों नहीं लिया, इसी कारण लोकतंत्र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटी। दूसरा सवाल कर लेते हैं कि चुनाव परिणाम आ गया है और बीजेपी काफ़ी बढ़त लिए हुई, तो लेकिन एक बात और है कि बीजेपी की सभाओं में भीड़ नहीं जा रही थी। मैं भी कई लोगों का कवर किया, लेकिन भीड़ नहीं जा रही थी। और चुनाव के पहले 7वें चरण के चुनाव के पहले जो भी ओपिनियन पोल एक तरह से तो वो कह रहे थे कि सपा वापसी कर रही है, सपा सत्ता के करीब है। लेकिन जैसे ही 7वां चरण खत्म हुआ तो जो एग्जिट पोल आया तो उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाया गया, परिणाम भी वही आया। तो ऐसा कौन सा मंत्र था कि जो एक बैक वोट में कन्वर्ट हो गया? देखिए, वो मंत्र नहीं था और निश्चय ही जो परिणाम आया जी, वह जो जनादेश आया उसका मैं भी स्वागत करता हूँ। वो तो मुझे चाहते भी करना है। भारतीय जनता पार्टी जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस देश में मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, दलित था, पिछड़ा वर्ग था, अगड़ा वर्ग था। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में एक नया लाभार्थी वर्ग जो है जी पैदा किया है। वो किस जाति विशेष से आ रहा है? और वह जो लाभ लेने वाला वर्ग है जी, वह किसी उसने तोड़ा है सभी, वह जात धर्म संप्रदाय सबको तोड़ दिया है। लाभार्थी वर्ग जो है, जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ, तो आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? किसे कह रहे हैं कि कौन लाभार्थी हो गया? तो जैसे लाभार्थी वर्ग जिसको गैस सिलेंडर मिला जी, आवास मिले, राशन मिले जी, श्रम कार्डों के माध्यम से एक चुनाव के वक्त 1,000 रुपये मिले, तो बहुत अच्छे तरीके से सरकारी पैसे से कैसे चुनाव लड़ा जाता है, यह कला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं इस कला का मुरीद हो चुका हूं। भाई आप करीब से मत निकलिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको कहिए। मैं मुरीद हो चुका हूँ। और मुरीद सरकारी पैसे से जो कह रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। भाई, हर राजनीतिक दल का अंतिम जो पड़ाव होता है वो चुनाव होता है, और वह चुनाव जब अंतिम पड़ाव चुनाव होता है तो उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए जो आज योजनाएं तत्कालिक रूप से चला दी गई, जनता को जनता का धन देकर जो है सरकारी योजनाओं के माध्यम से चुनाव को जिस तरीके से प्रभावित किया गया, ऐसा पहले देखने में नहीं मिलता था। और तमाम सरकारी योजनाएं चलाई, ये कोई नई बात नहीं। इंदिरा आवास, आपको एक और बता दें कि आवास पहले भी मिलते थे, लेकिन वही बात सपा का भी बढ़ा, वही बात सिर्फ बीजेपी का नहीं बढ़ा। मैं वही बात कह रहा हूँ, सपा के साथ जी बड़ा वोट बढ़ा है। ये देखिए कि इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, कभी भी समाजवादी पार्टी 31% से ज़्यादा वोट नहीं पाई। वोट सपा का भी बड़े पैमाने पर पड़ा, युवाओं ने वोट दिया, कर्मचारी वर्ग ने वोट दिया, और सत्ता परिवर्तन के लिए देश का हर बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा तबका वोट किया। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग नया पैदा हुआ, उस लाभार्थी वर्ग के तरफ विपक्ष के लोगों का ध्यान नहीं गया, और निश्चय ही विपक्ष अपनी बात को उस लाभार्थी वर्ग के पास तक पहुंचाने में नाकाम रहा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि लाभार्थी वर्ग जो है सत्ता के पक्ष को वोट किया, और आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आपने सभा को बिना शर्त समर्थन दिया है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं, उनका बयान आया था गणना के पूर्व कि यह लोकतंत्र के लिए लड़ाई है और नौजवान ईवीएम की रक्षा करें,
तमाम सारे, तो उन्होंने सीधे सीधे इसका ठिकरा ईवीएम पे फोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो अपनी बात कह पाने में असफल रहे। देखिए, एक तो चुनाव आयोग द्वारा ये लंबा चुनाव की प्रक्रिया बनाना पहला संदेह का कारण। हम संसाधन विहीन नहीं है, हमारी सरकार के पास ये सुविधाएं हैं कि यह चुनाव 4 चरण में भी हो जाए, पहला संदेह। दूसरा संदेह कि ये जो जगह जगह जो आपने भी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पे ईवीएम मशीनों का पकड़ा जाना, कूड़े की गाड़ी में रख कर ले जाना, यह निश्चय ही संदेह पैदा करता है। और उस संदेह पर हम कुछ भी मानने के लिए बाध्य हैं कि आखिर वह ईवीएम कूड़े की गाड़ी में लद कर क्यों जाए। तो अगर वो एक नया लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिए थे तो फिर ईवीएम को छेड़छाड़ जाएगी, जैसा आप देखिए, लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जाती है। उसी के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। आपको मैं बतला दूं कि मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज का प्रलोभन दिया। जो लाभार्थी वर्ग है वह गरीब तबका है, वह खाने और कमाने वाला तबका है, उसको उन्होंने लाभार्थी वर्ग बनाकर जो चीज़ें दिया कि एक वोट को 3-4 चरणों में टारगेटेड बनाए थे। वो वोटरों को 3 चरणों में उन्होंने 3 तरीके के वोटर उन्होंने चिन्हित किए थे। कुछ वोटर लाभार्थी वर्ग के थे जिनको ये लाभ दिया गया, कुछ वोटर मध्यम वर्ग के थे जिनके लिए ये काम अस्पताल बनवा देना, मेडिकल कॉलेज बनवा देना जैसे चीज़ों से उनको प्रभावित किए। और जो एक बड़ा तबका है जिसके घर सरकारी खजाने से पैसा आता है या वह साधन संपन्न है, उसके लिए एक सभी सवाल नगण्य है। उनके लिए राष्ट्रवाद और हिंदूवाद और धर्मवाद जैसे मुद्दे उनके पास पहुंचा देना। ये 3 तरीके के मतदाता रहे और तीनों मतदाताओं को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। दूसरी एक बात और सुनिए जी, सबसे बड़ी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा और वोट और बूथ का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर रहा था। आप पिछड़ों के नेता हैं, आंदोलन से आते हैं, बहुत बखूबी जमीनी हकीकत आपको मालूम है। अखिलेश यादव भी पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए समर्पित है सपा। तो ये जो लोग वोट बिखर गया, रातों रात जो बिखरा, एक दिन में नहीं, बहुत लंबे समय से नहीं बिखरा है, रातों रात बिखरा है। तो क्या जो पिछड़ा वर्ग, जैसे जो लोग आंदोलन से आए थे 14 से लोग जुटे भाजपा में, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, सैनी हुए, चौहान हुए, ओम प्रकाश राजभर भी थे उस समय, ये धीरे धीरे सारे लोग चले गए। बीच में मैं कई लोगों से इस विषय पे बात किया, मेरे वहाँ खबर भी चली, तो लोगों ने कहा कि जो लोग आंदोलन के नेता थे वो वापस चले गए तो वोट भी चला गया, कुछ हद तक विश्वास किया गया। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका मत क्या है? इसलिए कि आपको जमीनी हकीकत मालूम है, आप उसी वर्ग से आते हैं। आखिर जो पिछड़ा वर्ग था तो क्यों वोट सपा में नहीं जा पाया? नेता तो सारे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछड़े वर्ग के नेता आए जी, तो वोट भी आया। जी। यदि वो वोट नहीं आता तो अगले चुनाव में 20% वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी 36% वोट नहीं पाती। यह सवाल आपका मैं खारिज करता हूँ। जी, निश्चय वोट आया। उस वोट में जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो लाभार्थी वर्ग बना, वो लाभार्थी वर्ग अपने लाभ को देखते हुए और उसको जो लाभ उसको मिला था उसको देखते हुए वहीं रुक गया और वह वहीं पर वो किया। जो बीजेपी का दावा है इस प्रचंड जीत के लिए, वो कह रहे हैं कि योगी और मोदी का लहर है, योगी का सुशासन है, उनकी कानून व्यवस्था है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में सुशासन और भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी काम पे वोट नहीं मांगा। यदि उनको इतना ही विश्वास होता तो अब ये लाल टोपी, हरा टोपी और गर्मी निकाल देंगे, उतार देंगे, ऐसी बातें चुनाव में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए,
योगी सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात किया है, कानून व्यवस्था की बात किया, वो कहते हैं हमारा कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। हमने कई अपराधियों को जो डेटा आप भी जानते हैं और जो डेटा बतलाता है वो निश्चय ये बतलाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं रही है, कानून व्यवस्था बहुत ही खराब रहा है। तो हम डेटा से ही बात करेंगे, परसेप्शन पर कोई बात नहीं करेंगे। डेटा का पक्ष बिल्कुल सरकार के खिलाफ रहा है। कानून व्यवस्था आवाज से लेकर मुख्तार अंसारी तक और सारे जो बीच के माफिया हैं सब तक योगी सरकार ने कार्रवाई किया है, बुलडोजर चला। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। देखिए, एक जो बड़े पैमाने पे कमजोर, गरीब, दलित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ बड़े बड़े अपराध हुए, एक और दो लोगों को प्रदेश में चिन्हित करके आप कार्रवाई कर रहे हैं। किसी की मकान गिरा देना ये अपराध पे नियंत्रण नहीं। जो कमजोर और पिछड़े दलित समाज के लड़कियों के साथ बेविचार हुए, उनको जलाया गया, जब आंकड़े उठाकर आप देखेंगे तो उन आंकड़ों में पूर्ववर्ती सभी सरकारों से ज्यादा अपराध इनकी सरकार में हुए हैं, ज्यादा अन्याय इनके पर हुए हैं। वो एक परसेप्शन है, एक दो लोगों को टारगेट करके आप उनको खलनायक बना दे या हीरो बना दे। एक पक्ष और भी रहा है कि मायावती जी का इस चुनाव में वह तेवर नहीं दिखा जो पहले का तेवर था, और शायद इसलिए बसपा के वोट भी कम हुए। तो जो अनुसूचित जात का वोट है वो बीजेपी के साथ कैसे चला गया? देखिए, दो कारण उसके हैं। एक तो दलित समाज में जो बहुजन समाज पार्टी का मूल कैडर रहा, उसको लोग इस मामले में बरगलाने में कामयाब रहे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बहन मायावती जी राष्ट्रपति बनेंगी, जिनकी अगाध श्रद्धा है बहन जी में। जो तो बहन जी को राष्ट्रपति के रूप में देखने के लिए बड़े पैमाने पर दलित वर्ग बीजेपी के साथ चला। बीजेपी के साथ। दूसरी चीज कि वो जो लाभवर्ती वर्ग है, लाभार्थी वर्ग जी, उस लाभार्थी वर्ग में भी बड़े प्रतिशतता जो है ये हमारे दलित समाज का है। ये दो बड़े कारण रहे कि जो हमारे दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ। संजय जी बता रहे थे जैसा इनका मत है कि एक लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है और वो वोट शिफ्ट किया। ये बातें नोट डालते हुए हमने देखा है, न आपने देखा है। जो परिणाम आए हैं हम लोग उस पर कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो यह है, आप वोट जरूर करें, वोट आपका अधिकार है। मैं दीपक कुमार, चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए संतलाल के साथ, नमस्कार।